नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवभारत टाइम्स .com की खास पेशकश चुनावी चर्चा में। इस चर्चा में हर दिन हम एक जिले की बात करते हैं, उस जिले की सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में वहाँ क्या समीकरण था, इस बार क्या समीकरण है, वो सीट क्या गुल खिलाने वाली है। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मुंगेर जिले का समीकरण। यूँ तो मुंगेर जिला बहुत बड़ा जिला है, लेकिन 2 खास वजहों से वो जाना जाता है। मुंगेर जिले की 2 खास बातें हैं। आप कह सकते हैं कि मुंगेर जिले की पहचान इन 2 चीज़ों से है। पहला, मुंगेर को योग की नगरी कहा जाता है। बड़ा योग का आश्रम है वहाँ। और दूसरा, हथियारों की मंडी, अवैध हथियारों की मंडी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाल ही में AK-47 कांड में मुंगेर की बड़ी किरकिरी हुई थी, सुर्खियों में रहा था मुंगेर जिला। अब सवाल ये है कि मुंगेर जिले का समीकरण इस बार का क्या है? दरअसल मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। एक मुंगेर शहर, एक तारापुर और एक जमालपुर। इन तीनों सीटों पर चर्चा करने के लिए, इन तीनों सीटों के समीकरण को जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराता हूं उनसे। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार हैं। हमारे साथ शिशिर चौरसिया जी हैं, सहायक संपादक हैं हमारे nbt.com के। शुरुआत अभिषेक से करते हैं। अभिषेक जी, मुंगेर जिले की बात चली है, मुंगेर जिले के बारे में ही पहले आपसे जान लेते हैं। क्या है मुंगेर जिला? कैसा है मुंगेर जिला? देखिए, सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स .com के सारे दर्शकों का स्वागत है और मैं उनसे ये चीज बताना चाहूंगा, मुंगेर में की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैं बताऊंगा कि मुंगेर एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यह इसका जिक्र महाभारत और रामायण काल से ही मिलता है। जैसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसे कहा जाता है कि रामायण काल में जब माता सीता रावण के चंगुल से छुड़ा करके लाई गई थी, तो उनको उनका अग्नि परीक्षा लिया गया था और जिस कुंड में वो स्नान की थी माता सीता, वो कुंड मुंगेर की धरती ही है। वो जमीन जो है वो पवित्र धरती, वो मुंगेर की धरती है। उसी तरह के महाभारत काल में कहा जाता है कि मोदगिरी जो जगह था वो मुंगेर आज हो गया। महाभारत काल के जो महाभारत धर्मशास्त्र शास्त्र में जो जिक्र मिलता है मोदगिरी का, वो मुंगेर बन गया है। इसी तरीके से यहाँ एक बहुत बड़ा किला है, उस किले के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल का ही किला है। फिर जब अगर मुगल काल के बाद का दौर आते हैं, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जब दौर था, उस दौर में जो पश्चिम बंगाल, जो उस वक्त बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी उस दौर में उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल के जो आखिरी मतलब क्या कहते हैं बादशाह जो थे, एक तरीके से नवाब जिनको कहा जाता था पश्चिम बंगाल में, उनका अंतिम जो नवाब थे उनका नाम मीर कासिम था। उन्होंने माँ गंगा के मतलब किनारे पर मुंगेर की धरती पर एक बहुत ही आलीशान किला बनवाया था। और ये किला इतना खूबसूरत है कि अंग्रेज इस पे हमेशा जब जितने दिन राज किए, वो इस पे वो मोहित रहे। इस किले पर यहाँ आराम करने के लिए अधिकारी आते थे, तमाम चीजें होती थी। इस किले के बारे में कहें तो 1934 में एक भयंकर भीषण भूकंप आई थी पूरे बिहार में और उसमें ये किला क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी भूकंप के संदर्भ में एक चीज और मैं बताऊंगा मुंगेर के बारे में। 1934 के भूकंप में लगभग पूरी तरीके से मुंगेर शहर, मुंगेर जिला कह सकते हैं, जमींदोज हो गया था, जो कि बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो आज वो शहर इतना जिला पूरे तरीके से खड़ा है, हम लोग के सामने है। इसी तरीके से यहाँ कुछ और भी चीजें हैं दर्शनीय स्थल, जैसे कहे पीर शाह नफा का गुम्बद है, फिर ऋषि श्रृंगी का तीर्थ स्थल है, जहाँ के मलमास में भयंकर बहुत बड़े स्तर पर मेला लगता है, जो इस बार नहीं लग पाया है। तो इस तरीके की बहुत ऐतिहासिक जगह है मुंगेर। फिर जब हम आते हैं आजादी के बाद के काल में, तो मुंगेर में एक चीज है, तो मुंगेर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बंदूक के कारखाने लगाए गए थे। लेकिन बाद में जब लाइसेंस प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई कि बंदूक के कारखाने बंद हो गए, फिर तो जिन लोगों ने वहां ट्रेनिंग ली थी वो लोग आकर के बाहर अवैध तरीके से बंदूक बनाने लग गए। और ये इस जिले के पिछड़ेपन के पीछे एक मतलब क्राइम को बढ़ावा देने में इस जिले का इसका बड़ा योगदान माना जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है यहाँ जमालपुर है, यहाँ का जमालपुर का जो रेल कारखाना है ये सब बहुत पुराना है। जमालपुर के बारे में कहा जाता है कि औद्योगिक शहर के रूप में इसको विकसित किया करने की बात हुई थी। रेल इंजन का पहला कारखाना ऐसा, इसको समझिए कितना पुराना जमालपुर है औद्योगिक शहर, कि एशिया का सबसे पुराना पहला रेल कारखाना है यहाँ।
लेकिन उसको उस शहर को उस तरीके से विकास नहीं किया गया। मुंगेर में ही, आप मुंगेर जिले में ही आईटीसी की सिगरेट की फैक्ट्री बिठाई गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री कारखाना है। शुरुआत के दिनों में पहले यहाँ जिन लोगों की जमीनें गई थी उसमें तो स्थानीय लोगों को, उनके बच्चों को नौकरियां मिलती थी, जो कि व्यवस्था बदल गई। तो इससे बेरोजगारी, यहाँ जो छोटी मोटी जो रोजगार का बड़ा साधन था ये आईटीसी की फैक्ट्री, वो उसमें रोजगार देना बंद कर दिया गया स्थानीय लोगों को। तो कहते नहीं है अनुकंपा के आधार वाला जो सिस्टम था, तो इससे बहुत बेरोजगारी यहाँ बन गई। रोजगार का साधन, पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जो मुंगेर, जहां तक शहर की बात है मुंगेर के, तो यहाँ जाम की समस्या, बिहार के दूसरे शहरों से इसके भागलपुर वगैरह जैसे पड़ोस का बड़ा शहर है उससे जुड़ाव की चीजें, ये सब बड़ी चीजें, मतलब बेसिक चीजों की बड़ी कमी यहाँ दिखती है। ऋषि जी बिल्कुल, आपने बहुत सही परिचय दिया मुंगेर के बारे में। 1934 के भूकंप के बाद जिस तरह से इस शहर ने दोबारा खड़े होने का हौसला दिखाया, काबिले तारीफ है। तारीफ करनी होगी मुंगेर की और मुंगेर के लोगों के जज्बे की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिशिर जी हैं, मुंगेर से ही बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, फिलहाल नोएडा में बैठे हैं। शिशिर जी को काफी अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि जब जिस जिले के आप रहने वाले हो उस जिले की चर्चा हो तो आपसे ज्यादा बेहतर, यानी जो उस जिले में रह रहा हो, उस जिले का निवासी हो, बाशिंदा हो, उससे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। शिशिर जी आपसे बात करना चाहेंगे मुंगेर के सियासी समीकरण के बारे में। क्या है मुंगेर की सियासत, आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे। सियासी समीकरण तो जब तक आप जमीन पर ना जाएं तो पता नहीं चलता। दूर से रहकर आप वहां के आर्थिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिलाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर जाते हैं। तो अभी देखिए, मुंगेर हो, जमालपुर हो, पूरे जिले का, वहां के लोगों में बड़ी ही नकारात्मक भाव वाली बात है। वहां सबसे बड़ा रोजगार का साधन था रेलवे कारखाना। उस कारखाना में कभी 22,000 कर्मचारी काम करते थे। उसके बाद जब स्टीम इंजन खत्म हुआ, रेलवे में डीजल इंजन का चलन शुरू हुआ, तो जमालपुर में एक डीजल शेड बिठाया गया था। आप देखते होंगे पटना में भी या बरौनी में भी जमालपुर लिखा हुआ डीजल इंजन में जेएमपी लिखा होता था। उसका मतलब है कि वो इंजन जमालपुर डीजल शेड का था। वहां 100 से भी ज्यादा इंजनों का मेंटेनेंस होता था। लेकिन कोरोना काल से पहले जमालपुर भागलपुर साहबगंज लूप लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और सरकार की रणनीति है कि अब डीजल इंजन नहीं रखना है। तो इस वजह से जमालपुर डीजल शेड भी बंदी के कगार पर है। तो वहां लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलता था, वो खत्म हो गया। डीजल शेड के अलावा जमालपुर रेल कारखाने में भी डीजल इंजन की रिपेयरिंग होती थी। अब चूंकि डीजल इंजन चलना ही नहीं है तो डीजल इंजन की रिपेयरिंग का काम खत्म कर दिया गया। जहां डीजल इंजन की रिपेयरिंग होती थी वहां इन दिनों अभी मालगाड़ी का डब्बा बनाया जाता है। तो धीरे धीरे वहां लोगों की मांग घटी, कमी हुई। तो लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी, हम तो रिटायर होते जा रहे हैं। ऊपर से ये हवा पहुंच गई है कि 50 साल से ऊपर, 30 साल से ज्यादा नौकरी होने पे सबको रिटायर कर दिया जाएगा, तो लोग डरे हुए हैं। उसके बाद आपको पता होगा एक परीक्षा होती थी यूपीएससी से, बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती थी, SCRA, स्पेशल क्लासेस रेलवे अप्रेंटिस। जी जी वो बिल्कुल। पास करके सीधे क्लास 1 अधिकारी बनते थे। उस परीक्षा को पिछले 3 साल से डिसकंटिन्यू कर दिया भारत सरकार ने। उसकी पढ़ाई मुंगेर के जमालपुर कारखाने में ही था। एक इरमी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 150 साल पहले अंग्रेजों ने की थी। तो वो बंद कर दिया गया। जब वहां बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होगा। तो लोगों को लगता था कि जो एक इरमी था यहाँ, वो भी बंद हो जाएगा। जहां तक विकास की बात है तो आप विकास का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंगेर में गंगा नदी पर अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक रेल सह सड़क पुल को मंजूर किया था। वह पुल सन 2002 में बनना शुरू हुआ और 12 मार्च 2016 को उस पर रेलगाड़ियां चलने लगी। उसी समय वो सड़क का पुल भी बन गया था। लेकिन सड़क पुल आज तक नहीं बन पाया है। उसको बनाने वाला संगठन है केंद्र सरकार का NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। वो कहती है कि हमें अभी तक अप्रोच रोड बनाने के लिए जमीन नहीं मिला है। समझ लीजिए 2002 से अभी तक
बिहार सरकार उसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। अब जबकि चुनाव का मौसम आ गया तो वो काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अब पता चला है कि जमीन का अधिग्रहण हो गया, जबकि रेलवे अपना काम 2016 में खत्म करके 12 मार्च से रेलगाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। एक और उदाहरण मैं बताऊं, जमालपुर से जब आप भागलपुर की तरफ जाते हैं, सुल्तानगंज की तरफ, तो मुंगेर जिले की सीमा पर, मुंगेर जिले के में ही है वो जगह घोरघट, NH80 पे। घोरघट में एक पुल था जो कि 2008 में ही टूट गया था। वो घोरघट पुल पर उस समय बैली ब्रिज बना दिया गया टेम्पोररी, और वो आज तक बैली ब्रिज टेम्पोररी चल रहा है 2008 से 2000। अब बताइए, अभी 2020 होने वाला है। जी अब इधर बिल्कुल। पता चला है कि उस पर तेजी से काम चल रहा है क्योंकि वो चुनाव आने वाला है। तो ये स्थिति है वहां विकास की। जब सड़कें, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई पुल टूट जाता है वो बन नहीं पाता, राष्ट्रीय राजमार्ग में पुल तैयार है, इधर और उधर आप अप्रोच रोड नहीं दे पाते हैं, तो विकास की कैसी गति है। रेल कारखाना बंद होने के कगार पर है, लोगों में असंतोष है। आपने चर्चा की मुंगेर में ITC की फैक्ट्री। जी हाँ, वो मुंगेर में ITC की फैक्ट्री थी। जब अंग्रेज राज में इंपेरियल टोबैको नाम हुआ करता था, तब से वहां उसको स्थानीय लोग कहते हैं चटकल। वहां जी जूट की पहले मिल थी, तो उस चटकल में बाद में सिगरेट बनने गया, लग गया, गोल्ड फ्लैग, ये जो नेवी कट विल्स है, जी और कैप्स्टन फिल्टर, जो परिचित होंगे इन सब नामों से, तो ये सब वहां जी। बनते थे। तो सिगरेट का धीरे धीरे टैक्स बढ़ा तो उसको खत्म किया गया। तो जब बिक्री ही नहीं होगी तो बनाना बंद हो गया, तो वो भी मतलब बंद होने के कगार पर है। अब रहा सहा एकमात्र मुंगेर के लिए अच्छी बात बच गई है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो कि भारत का पहला डीम्ड योगा यूनिवर्सिटी है। वहां अभी स्वामी निरंजनानंद है, और देश विदेश से वहां पढ़ने वाले और श्रद्धालु दोनों आते हैं। अभी वही एक पॉजिटिव चीज है जिसके कारण मुंगेर का नाम है। बाकी तो अभिषेक जी बता ही चुके हैं कि वहाँ AK-47 का भी पैरोडी बनता है। देखिए शिशिर जी, सबसे बड़ी बात जो है चर्चा में, जो मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा कि अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो बीजेपी का बहुत प्रभाव नहीं है मुंगेर की तीनों सीटों पर। ये आप देख लीजिए, आप ये गवाह है, जो चुनाव है 2015 2010 पिछले में भी आप चुनाव। विधानसभा चुनाव में मुंगेर में RJD और JDU दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और तीनों सीटें इन्हीं की झोली में गई थी। अभी मुंगेर शहर से विजय कुमार विजय सिटिंग MLA हैं, जो कि RJD के हैं। जमालपुर से माननीय शैलेश कुमार जी हैं, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और तारापुर से मेवालाल चौधरी हैं, जो कि एकेडमिशियन माने जाते हैं, जो सबौर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BAU, उसके वो डायरेक्टर थे, उसी से डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी भी MLA थी, बाद में वो रिटायर हुए तो वो MLA बने। वो नीतीश जी की पार्टी JDU से है। जमालपुर भी JDU की के खाते में है। शैलेश कुमार सिटिंग MLA वही उसी के हैं। शिशिर जी, तो मैं चाहूंगा कि आप ये मुंगेर जो जिला है उसकी जो तीनों विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में कुछ जातीय समीकरण वगैरह के बारे में थोड़ा समझा पाए तो दर्शकों को बड़ा उससे एक अनुमान लगाने में अंदाजा मिल जाएगा, थोड़ी मदद मिलेगी। अभिषेक जी, लगता है शिशिर जी का संपर्क टूट गया है हमसे, फिर से वो जुड़ेंगे हमारे साथ। वो कुछ तकनीकी खराबी होगी, टेक्निकल एरर्स की वजह से। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि मुंगेर में जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो कोई छोटा मोटा समीकरण, मतलब सवर्णों का समीकरण मुंगेर में हावी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक चीज चीज वहां मायने दिखता है रखती ऋषि जी, आप अगर अध्ययन करते हैं मुंगेर के बारे में तो एक चीज समझ में आती है। वहां एक चीज आप देखेंगे, बड़ी माइन्यूटली चीज है। वहां धानुकों का वोट बैंक बहुत, मतलब ठीक ठाक मात्रा में धानुक वोट बैंक, जो कि है। बेसिकली बिहार में उस मात्रा में धानुकों की संख्या नहीं है। मतलब दूसरे जिलों में आप देखेंगे, लेकिन मुंगेर एक ऐसा जिला है कि वहां धानुक अगर वोट शिफ्ट होता है इधर उधर जिस भी पार्टी की तरफ, वो जी जी। निर्णायक रोल में दिखते हैं वहां पर। यादवों का भी ठीक ठाक आबादी दिखती है। तो मैं यही कहूंगा कि वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जाति दो जाति पूरी पॉलिटिक्स को हाईजैक किए हुए। वहाँ बिल्कुल ही बिखराव दिखता है। मतलब छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ते हैं तभी आप जीत का कॉम्बिनेशन बना पाएंगे।
जी, बिल्कुल एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। हालाँकि अगर जातीय समीकरण की जहाँ तक बात करते हैं, जो कि बिहार का, मैं बार-बार कहता हूँ इस बात को अपनी चर्चा में आपके साथ, जब भी हमने चर्चा की है तो मैंने कहा है कि बिहार के लिए एक विडंबना है कि यहाँ चुनाव में जाति ही एकमात्र सच है। जाति से ऊपर उठकर कोई काम आज तक नहीं हो पाया है बिहार में चुनाव को लेकर खासकर। जातीय समीकरण ही सब कुछ यहाँ खेल बनाते हैं और खेल बिगाड़ते हैं। मुंगेर की जैसे बात कर रहे थे, तो मुंगेर में आपको जातीय समीकरण जो मैं आपको दिखा दूँ। मुंगेर में जो जातीय समीकरण है, एक निजी संस्था के आंकड़े हैं। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है 1-8% का। आपको इसमें अब जो सवर्णों से अगर शुरू करें तो ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 2.63% है। राजपूतों की संख्या 5.48% है। इसी तरह से भूमिहारों की संख्या 13.76% है। भूमिहार बहुल क्षेत्र है मुंगेर। और कायस्थों की संख्या 1.18% है। यादवों को देखें तो करीब-करीब 16% के आसपास यादव है और 6% के आसपास मुस्लिम है। और अगर दलित वोट की बात करें तो करीब-करीब 16.23% दलित वोट है। तो कहना गलत ना होगा कि हाँ, खासकर इसमें धानुक जो कि आपने बताया इनकी ज़्यादा तादाद है। सवर्ण वोट बैंक कहीं न कहीं इसमें ऐसा लगता है कि ये एक भूमिका निभाते हैं। हालाँकि एक अलग बात है कि ये वोट इंटैक्ट होते हैं एक खास विचारधारा को लेकर, एक पार्टी को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि 2020 में क्या होगा अभिषेक? आपको क्या लगता है 2020 में क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए इस बार मुंगेर में? देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है पिछले पैटर्न को देख कर के जो मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ मुंगेर, खास करके मुंगेर जिले में, क्योंकि पिछले बार से समीकरण बदल गए हैं। इस बार आप देखिए कि जेडीयू के साथ बीजेपी लड़ रही है। पिछले बार ये जेडीयू एक तरीके से यहाँ बढ़त बनाई थी, तो अभी इस बार और आरजेडी और कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो इस बार लग रहा है कॉम्बिनेशन हम लोग 2015 की वाली स्थिति नहीं दिखेगी यहाँ पर, जो लग रही है संभावना अभी तक, क्योंकि जेडीयू एक फेस बैक पर जो वोट बैंक है, फेस देख करके सीएम के चेहरे वाला, वो वोट बैंक इस बार एनडीए को शिफ्ट होगा। जबकि जातीय समीकरण का लिहाज देखें तो वो आरजेडी के पाले में जाते हुआ दिखता है। तो इस लिहाज से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस तरफ मूड बना करके जाती है, मतलब वोट करने के लिए। तो ये थोड़ा नजर रखने वाली चीज होगी मुंगेर के तीनों सीटों पर। एक चीज और यहाँ पर, एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ एक नेता हुए थे जेडीयू के, मोनाजिर हसन, शहर सीट से जीतते थे, विधायक बने थे, बाद में वो बेगूसराय से सांसद भी हुए थे। तो उनका इस इलाके में ना, शहरी इलाकों में उनकी ठीक ठाक पहुंच कही जाती है। और मुझे लगता है कि उसका शायद जेडीयू को वाले खेमे को थोड़ा फायदा मिले। तो ये एक, स्थानीय लोगों से आप बात करते हैं तो इसका ये दिखता है ये चीज। तो बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है, मुझे तो यही लग रहा है ऋषि। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर के जो सांसद हैं वो ललन सिंह हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक मंत्री भी हैं, तो रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो अब देखते हैं खैर ऊँट किस करवट बैठता है। ये 10 नवंबर को तय हो जाएगा वोटों की गिनती के साथ ही। फिलहाल मुंगेर के लिए जो चर्चा थी वो यहीं हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर आपसे मिलेंगे, मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक, किसी नए जिले, किसी नए शख्सियत के साथ। नई चर्चा होगी, नए समीकरण होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।